डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं भाई क्लास टेस्ट 1 के सॉल्यूशन। और जो जितने भी ये टेस्ट हैं, क्लास टेस्ट हो गया, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट हो गया, कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट हो गया, ठीक है। इन टेस्ट्स को आपने नॉर्मल क्लास की तरह अटेंड नहीं करना है कि सारे क्वेश्चन देखने हैं, जी नहीं। इन टेस्ट को आपने एज ए टेस्ट लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना निकले तो उसको खुद ट्राई करना है, ठीक है। काफ़ी टाइम करना है, फिर भी अगर ना निकले फिर आपको इनका सॉल्यूशन देखना है उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं और उसी तरह से मैं सोचते हुए इनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि जहां पर भी आपको डाउट होगा आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख रहे हैं। इफ एज इनकम इज 30% मोर देन बीज, देन हाउ मच परसेंटेज इज बीज इनकम लेस देन एज। तो सबसे पहले कि भाई एक तो ये तरीका है कि अगर ए की इनकम 30% ज़्यादा है बी की इनकम से, तो आप बी की इनकम को मानोगे कि मान लिया बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम जो है वो 30% ज़्यादा है तो 130 हो गई, ऐसे मान सकते हैं। यहाँ पर मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि ए की इनकम को 100 मान के इसको 70 भी मान सकते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं मान सकते। क्यों? देखो, बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है बेस की, आधार की। तो क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि यहां पर क्या बोला है कि ए की इनकम 30% ज्यादा है किससे? बी से, बी की इनकम से। बी की इनकम जितनी भी है उसकी इनकम का 30% जो भी बनेगा उतनी ज्यादा है। तो बी की इनकम 100 है तो 100 का 30% कितना है? 100 का 30% तो 30 है, तो 100 से 30 ज्यादा, ए की इनकम 30 ज्यादा हो गई ना, तो ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे मानते हो कि भाई उसकी 30 ज्यादा है तो इसकी 30 कम कर दूं, तो यहां पर बी की इनकम 70 है तो 70 का 30% कितना बनता है? 70 का 30% बनेगा जी 21, 10% साथ होता है, तो 70 और 21 91 यहाँ पर आना चाहिए। तो ये कंडीशन बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो जो भी वो आपको बेस दे उसको आप 100 मानोगे। अगर ये बोले बी से ज्यादा है तो बी को 100, बी से कम है तो बी को 100, अगर ये बोले भाई ए से ज्यादा है तो ए को 100, ए से कम है तो ए को 100, ठीक है। तो हमने ये देखना है किस के कंपैरिजन में बोल रहा है, किसकी तुलना में बोल रहा है, बेस किसको बेस मानकर प्रतिशत लिया गया है। तो यहां पर ये कंडीशन बिल्कुल सही है। तो अब एग्जामिनर ने ये पूछा है देन हाउ मच परसेंटेज इज बीज इनकम लेस देन एज, तो बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है? तो भाई बी की इनकम 30 कम है, सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर उसने परसेंटेज पूछा है हाउ मच परसेंट, तो अब आंसर बदल जाएगा, ठीक है। अब 30% आंसर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब ज्यादा देख रहे थे तो 100 बेस था कि भाई 100 के कंपैरिजन में 30% ज्यादा है, लेकिन अब 30 कम है, जो बी की इनकम 30 कम है किससे? 130 से, ठीक है ना। ए के कंपैरिजन में बोल रहे हैं ना, ए से कितनी कम है, तो 30 कम है 130 से, तो 30 बटे 130 बटे 100, तो इसकी हम परसेंटेज निकालेंगे फिर, ठीक है। 3 बटे 13 इंटू 100, तो नीचे 13 आ गया, ये कैंसिल हो नहीं रहा, तो भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन सी। तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका क्या हो गया, हाउ मैनी टाइम्स, ऐसे देखने का कि जो ए की इनकम है वो बी के कंपैरिजन में 30% ज्यादा है, ये बताया है। 30% ज्यादा मतलब कि 13/10 गुना, 13/10 कैसे? 130/100, 30% ज्यादा है तो 13/10 गुना ए की कंपैरिजन। तो बी की इनकम, ए की इनकम है बी के कंपैरिजन में, तो बी की इनकम ए के कंपैरिजन में 10/13 गुना होगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, इधर से उधर अगर 13/10 से गुना किया है तो इधर से इधर 10/13 से गुना करना पड़ेगा। तो बी की इनकम ए के कंपैरिजन में सिर्फ 10/13 है, तो कितनी कम है? 3 कम है बेचारी 13 पर, तो 3 कम है 13 पर, तो फिर से 3/13 इंटू 100 करोगे तो वही आंसर आ जाएगा। इफ एज इनकम इज 30% लेस देन बीस इनकम, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं कि ए की इनकम बी की इनकम से 30% कम है, तो बी की इनकम अगर 100 है तो ए की इनकम 30% कम है, मतलब कि 70 है। अब उन्होंने क्या बोला है, देन हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम मोर देन एज इनकम, तो ये पहला तरीका है। तो बी की इनकम कितनी ज्यादा है ए की इनकम से? 30 ज्यादा है, तो 30 ज्यादा है, लेकिन ए की इनकम है कितनी? 70 है, परसेंटेज में बताना है। तो 30 70 का कितना परसेंट है? 70 से 30 ज्यादा है ना, उतने ही परसेंट बी की इनकम ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने बताया जब भी नीचे 7 हो तो हमने ये परसेंटेज नहीं निकालनी, सीधा क्या करना, 14 का पढ़ा लिखना, 14 थी 42 और आगे उसका डबल लिखना है, दुगना 84, तो 42.84। एक तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज दूसरा ये तरीका है कि हमें ये पता है कि ए की इनकम 30% कम है। 30% कम होने का क्या मतलब है, कितने गुना है, जल्दी बताओ भाई। ए की इनकम बी के इनकम के कंपैरिजन में, मतलब कि 70/100,
7/10 गुना है, 30% कम है ना, 70% है। तो ए के कंपैरिजन में बी की इनकम कितनी हो जाएगी, 10/7 गुना। 10/7 गुना मतलब कि कितनी ज्यादा, मतलब कि 3 ज्यादा 7 से, 3 ज्यादा 7 से, तो कितना परसेंट, वही नीचे जब भी 7 आएगा तो 14×42.84%। ठीक है। इफ एज इनकम इज 25% मोर देन बीस, ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज्यादा है, बी की इनकम 20% ज्यादा है सी की इनकम से, बाई वट परसेंट इज एज इनकम मोर देन सी। तो सिंपल बात है भाई, देखो एक तो हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, पहला तरीका कि भाई सी की इनकम मैंने मान ली 100, तो सी की इनकम से 20% ज्यादा है बी की इनकम, तो 120 होगी। फिर बी की इनकम से 25% मोर, 25% ज्यादा है एक इनकम, 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा 1/4, तो ये 120 का चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा, 30। तो इसमें 30 अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगी ए की इनकम 150। अब पूछा क्या है, पूछा ये है बाय व्हाट परसेंट इज एज इनकम मोर देन सीज, ए की इनकम सी से कितने परसेंट ज्यादा है। तो सीधी सीधी दिख रही है, सी की इनकम 100 है और ए की इनकम 150 है, तो 50 ज्यादा है, 50% ज्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि 50 ज्यादा है 100 पर, 50% ज्यादा है। एक तो ये तरीका है। अदरवाइज दूसरा क्या तरीका है, हम सीधा मल्टीप्लीकेशन वाले वे से चल सकते हैं कि भाई सी की इनकम को अगर मैं 6/5 गुना कर दूं, 6/5 मतलब कि 20% मोर 120/100, तो ये जो भी आएगा वो बी की इनकम आ जाएगी। अब ये जो भी लिखा हुआ है वो बी की इनकम लिखा हुआ है, ठीक है, दिमाग में ऐसे रखो। और मुझे ये पता है कि बी की इनकम से 25% मोर, 25% मोर मतलब कि 5/4 125/100 उतने गुना कर दूं तो ए की इनकम आ जाएगी। तो ये जो भी लिखा हुआ है ये बी की इनकम है, तो इसको मैं कर रहा हूं 5/4। तो ये जो भी आ गई बी की इनकम को इतने गुना करके, ये ए की इनकम है। तो देख लेते हैं भाई ए की इनकम कितनी है। तो ए की इनकम है सी की इनकम का 3/2 गुना। ए की इनकम क्या है, ए की इनकम है सी की इनकम का 3/2 गुना, मतलब 2 से 1 ज्यादा। अदरवाइज तो 3/2 देख के सीधा दिख रहा है 50% ज्यादा है ना, तो या फिर 2 से 1 ज्यादा, 1 ज्यादा कितने पर, 2 पर, 50% ज्यादा है। ठीक है। अगला, 2 numbers are less than a third number by 30% and 37%। तो भाई एक नंबर है जिसको मैंने 100 अज्यूम कर लिया, तो दो नंबर हैं, एक 30% कम है, आर लेस देन ए थर्ड नंबर, तीसरे नंबर से, तो तीसरे नंबर को मैंने मान लिया ना, तो एक इससे 30% कम है, तो 30% कम मतलब कि 70, पहला नंबर 70 हो गया। दूसरा 37% कम है, 37% कम मतलब कि 63, तो ये दूसरा नंबर है। हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो ये सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर से कितने परसेंट कम है, तो सीधा सीधा दिख रहा है 7 कम है। 7 कम है कितने पर, 70 पर, 70 पर 7 कम है मतलब कि 10% कम है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, अगर ये पूछे तो, अगर वो क्वेश्चन को बदले तो बोल रहा हूं, अगर वो ये पूछे कि पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से कितना ज्यादा है, तो यहां पर भी 7 ज्यादा है, लेकिन ज्यादा कितने पर है, 63 पर। तो 7 ज्यादा है 63 पर, 7 1 जा 7 9 जा 1/9 ज्यादा है, तो उस केस में आंसर 11.11 होता। ठीक है। 5% ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% इनकम ऑफ बी एंड और 10% इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 20% इनकम ऑफ सी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपको ऐसी चीजें दें कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, तो हमें ए रेशियो बी पता लग जाता है सीधा सीधा, जो कि होता है 3:2। इनको हम पलट देते हैं, ठीक है, ये निकाल के दिखाया था, बी नीचे आएगा बी सुधर जाएगा। तो जैसे ही आपको ये बात याद है, तो हमें पता है 5% ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ बी, तो हमें ए रेशियो बी पता लग गया। इनको पलट देंगे ना, 5% ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ बी, तो 3:1, 3:1। और हमें यह पता है 10% ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ सी, तो फिर हमें बी रेशियो सी भी पता चल गया। बी रेशियो सी क्या है, 20 और 10, 2:1, ऐसे पलट के। इफ द इनकम ऑफ सी इज 2000, सी की इनकम अगर 2000 है, तो भाई बी की इनकम कितनी हो जाएगी, बी की इनकम 4000, इससे डबल है। और बी की इनकम अगर 4000 है, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, 4 × 12000। अब यहां पर इन्होंने क्या पूछा है, देन टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी। तो ए की, बी की और सी की, इन तीनों की इनकम कितनी हो गई भाई, 12 और 4 16 और 2 18000। ठीक है, ऑप्शन डी।
और ये यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में ऐसा आएगा कि 1 का 3 गुना 1 का 2 गुना, वो जिस भी अनुपात में आए उसको तो आप हैंडल कर ही लेंगे ना उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन आगे करेंगे ही, रेशियो की और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वहां पर। 2 numbers आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर को जैसे एक और क्वेश्चन में हमने 100 मानना था, यहां पर भी हमने थर्ड नंबर को 100 मान लिया। एक नंबर 20% ज्यादा है मतलब कि 120 है, एक नंबर 50% ज्यादा है मतलब कि 150 है थर्ड नंबर से। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 30 चौके 120, 30 पंजे 150, तो 4:5, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं भाई। इन एन एग्जामिनेशन, किसी परीक्षा में, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड मतलब कि जो पास हुए, जो उत्तीर्ण हुए, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, ठीक है, मतलब कि जो अपीयर हुए, जिन्होंने की पेपर दिया। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने पेपर दिया मतलब कि वो अपीयर हुए, ठीक है, और कुछ लोग पास हुए, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने पेपर दिया, तो वो क्या है, 70% है स्कूल ए के अंदर। स्कूल ए के अंदर क्या है, एक स्कूल बी भी है, कि जितने भी लोग अपीयर हुए उसमें से सिर्फ 70% पास हुए। अगर 100 लोग अपीयर हुए तो 70 ही पास हुए। चलो ठीक है भाई। इन स्कूल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, जो भी स्टूडेंट अपीयर हुए वो 20% ज्यादा है, 20% मोर देन स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम स्कूल ए। स्कूल ए में जितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे उससे 20% ज्यादा है। तो भाई ए में तो 100 अपीयर हुए थे, तो उससे 20% ज्यादा मतलब 120, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल बी, और स्कूल बी में जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, उत्तीर्ण हुए, वो 50% ज्यादा है किससे, देन द स्टूडेंट क्वालिफाइड फ्रॉम स्कूल ए। स्कूल ए से जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, उत्तीर्ण हुए, पास हुए, उससे 50% ज्यादा है, 20 में जितने ही पास हुए। तो भाई इससे 50% ज्यादा लिख दो। इसका 50% कितना है, 35, तो 70 में 35 जोड़ोगे तो 105, ये भी आ गया, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या, वो देख लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड टू, मतलब कि क्या परसेंटेज है स्टूडेंट्स की जो क्वालिफाई हुए हैं, किसके कंपैरिजन में, टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, जितने अपीयर हुए स्कूल बी से, कि स्कूल बी में जितने क्वालिफाई हुए हैं, पास हुए हैं, वो कितना परसेंट है किसका, जितने अपीयर हुए हैं उसका। तो भाई 105 कितना परसेंट है 120 का। अगर आप टेबल से याद करते हो ना रोज, तो सीधा सीधा दिख रहा होगा, ठीक है। 15 7 105, 15 8 120, तो 7/8 है, तो कितना हो जाएगा 87.5, ऑप्शन सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं करना, हमने बस एग्जामिनर जो भी बोल रहा है उसको फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है, सिंपल है। 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी एंड b% ऑफ 20 इज सेम। तो इस तरह के कई क्वेश्चन इस टेस्ट के अंदर आपको मिले होंगे, वो अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही दिए हैं। कि देखो भाई, यहां पर एक तो ये चीज मैं आपको समझा दूं, आगे से इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट काफी टाइम गवा देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में बिना वजह। एक बार ये बता देता हूं कि b% ऑफ 20, ये निकाल लो एक बार, ये क्या होगा, b/100 इंटू 20, इसकी ये वैल्यू है। अब ये निकालो 20% ऑफ b, इसका, अब इसको कैसे निकालोगे, 20/100 इंटू b। तो इन दोनों वैल्यूज को ध्यान से देखो, ऊपर क्या है, ऊपर 20 है, b है और नीचे 100 है। ऊपर 20 है, b है और नीचे 100 है। तो चाहे 20 का b% निकाल लो या फिर b का 20% निकाल लो, एक ही बात है। मतलब चाहे आप ये निकाल लो a% ऑफ b, वो भी क्या होगा, वो भी होगा a इंटू b/100, या फिर आप ये निकाल लो b% ऑफ a, वो भी क्या होगा, वो भी होगा b इंटू a/100। तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, b को पहले रख लो या बाद में रख लो, मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये बात पता है तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इजीली आप निकाल लेते हो चीज को। और दूसरी क्या बात होती है, मान लो मैं आपको ये बोलूं कि 542% ऑफ 10, तो हो सकता है 542% ऑफ 10 देखकर कोई स्टूडेंट को ये लगे कि कैसे निकालूं, है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ये बोलूं 10% ऑफ 542, तो डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट ये बोल देगा 10% के लिए तो एक के बाद पॉइंट लगाते हैं, वो आ गया 54.2। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये परसेंटेज जिस वैल्यू का आप निकाल रहे हो और जितना प्रतिशत आप निकाल रहे हो, उनकी जगह आप अदल बदल सकते हैं, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर है? तो चलो भाई, यहां पर इन्होंने क्या बोला है, b% ऑफ 20,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि b% ऑफ 20 या b% ऑफ 20 ये निकाल लूं, या फिर भाई b का 20% निकाल लूं, एक ही बात है। और 20% तो हमें पता है सीधा सीधा क्या होता है, 20% होता है 5वां हिस्सा। तो इसमें क्या फायदा होगा, ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये b/5 है। ठीक है, ये क्या है, ये b/5 है। और हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, हमें क्या बताया, 5% ऑफ a इज इक्वल टू b, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज, कि भाई b% ऑफ 20 की वैल्यू बताओ, मतलब b/5 किसके बराबर होगा। ये देखते ही ये पता लगा, ये देखते हैं। और हाँ, हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास ये वैल्यू है 5% ऑफ a, तो 5% क्या होता है, तो भाई 5% होता है 1/20, 5% 1/20 होता है ना। तो हमें पता है 5% ऑफ a, मतलब कि a/20 इज इक्वल टू b, हमें ये पता है। और हमें निकालना क्या है मेरे भाई, हमें निकालना है b/5। तो इसको मैं दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दूं, फिर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। हमें b/5 निकालना है, b/5 की वैल्यू है a/100। तो जो भी ऑप्शन आपको a/100 दे देगा ना, उसको टिक कर दो। तो 20% ऑफ a/2, तो 20% होता है 1/5। ठीक है, तो ये आपको दे रहा है a/10, तो ये तो नहीं है। 50% का मतलब होता है a/1/2, तो ये आपको दे रहा है a/40, नहीं है। 50% का मतलब होता है 1/2, तो ये दे रहा है a/4, नहीं है। तो सीधा सीधा ये होगा फिर। तो 20% क्या दे रहा है, 1/5, तो a/100, देख लिया ना। तो चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन टैकल करते हैं। 2% ऑफ a इज इक्वल टू b, तो यहां पर अब मैं सीधा सीधा लिखूंगा भाई, 2% का मतलब है 2/100, मतलब कि 1/50। a/50 इज इक्वल टू b, ये मुझे पता है। और उसने बताया क्या है, उसने बताया है b% ऑफ 10, तो b% ऑफ 10 निकाल लूं, या 10% ऑफ b, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है। तो 10% मतलब होता है कि 10वां हिस्सा, तो मुझे निकालना है b/10। मुझे b की वैल्यू पता है यहाँ पर, और b/10 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई b/10, नीचे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, b/10 की वैल्यू आ जाएगी। तो b/10 बराबर है a/500 के। तो जो भी ऑप्शन मुझे a/500 दे देगा वो मेरा आंसर है। 200% ऑफ a इज इक्वल टू 2a, ये तो नहीं होगा। 20% ऑफ a अपॉन 100, तो 20% क्या होता है, 1/5 होता है 20%। और a अपॉन 100 का 20%, मतलब a अपॉन 100 का 1/5, तो ये तो a/500 दे रहा है, तो यही आंसर ऑप्शन है। ठीक है, इफ a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a इज इक्वल टू 10% ऑफ a प्लस b, देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल, यहां पर a और b के पारस्परिकों का योग, या फिर क्या बोल सकते हैं, व्युत्क्रमों का योग। ये दो रेसिप्रोकल की हिंदी है व्युत्क्रम या पारस्परिक। तो ए और बी के व्युत्क्रमों का योग, तो जब भी व्युत्क्रमों का योग हो या फिर सम ऑफ रेसिप्रोकल्स हो, आपको एक बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जब अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे तो कई क्वेश्चंस के अंदर आपका टाइम बच जाएगा। कैसे, देखो एक बार ए और बी के रेसिप्रोकल का सम निकाल के देखते हैं। ए का रेसिप्रोकल या ए का व्युत्क्रम क्या है, 1/a। बी का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या है, 1/b। तो इनका जोड़ हमने निकाला, एलसीएम ले लिया ए बी, तो वो क्या आया, वो आया ये। तो इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम ये हो गया। तो जब भी हमें दो चीजों के रेसिप्रोकल का सम निकालना है, रेसिप्रोकल का सम है व्युत्क्रमों का योग है, तो जब भी वो निकालना है तो हमें वो वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं होती, वो दोनों नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, वो संख्याएं। हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी दो चीजों के व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल का सम निकालते हैं, तो ऊपर तो आता है उन दोनों चीजों का सम, और नीचे आता है इन दोनों चीजों का प्रोडक्ट। तो इसको आपने रटना नहीं है, अब ये मत रट लेना ना। अरे मन में जब आप ऐसे करोगे, जब भी आपके सामने ऐसी बात आएगी सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो जब भी 1/a प्लस 1/b करोगे, तो a प्लस बी अपॉन ए बी, इसमें 1 सेकंड लगा है, साइड में लिख भी सकते हो, बस दिमाग में ये होगा, तो अब कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो बताता हूं, फिर एक और क्वेश्चन बताऊंगा जिसके अंदर ये लाभदायक होती है चीज। देखो यहां पर a% ऑफ b, a% ऑफ b का क्या मतलब है, a अपॉन 100 इंटू बी, प्लस b% ऑफ ए, मतलब कि b अपॉन 100 इंटू ए। और यहां पर तो ये चीजें मैं बड़े प्यार से लिख रहा हूं, अदरवाइज हम लिखते हैं तो ये दिख जाता है ए बी अपॉन 100, बी ए अपॉन 100, तो सीधा दिख जाता है 2ab अपॉन 100 ऐसे। ठीक है, तो 10% ऑफ ए प्लस बी, 10% होता है 10वां हिस्सा, मतलब कि बाय 10, 10/100, तो बाय 10। यहां पर a इंटू बी, यहां पर भी a इंटू बी, तो 2ab अपॉन 100। ए और बी को आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होता ना, दोनों की वैल्यू ए बी के बराबर है, इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 100।
a प्लस बी अपॉन 10। लेकिन हमने निकालना क्या है ये बताओ, हमें निकालना है सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो 1/a जमा 1/b ये नहीं निकालना, हमने निकालना है ये सम ऑफ रेसिप्रोकल। मतलब मुझे a प्लस बी डिवाइडेड बाई a बाई बी डिवाइडेड बाई ए बी ये चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई यहां पर a प्लस बी मुझे दिख रहा है, a प्लस बी मुझे दिख रहा है ना यहाँ पर, और यहाँ पर a बाई बी दिख रहा है। तो इसको इधर नीचे भेज दूं इस 10 से, तो यहाँ पर मैंने एक 0 काट दी ना, तो इनको काट देते हैं। ये लो भी काट दिया। इस ए बी को मैं इधर भेज रहा हूं, तो ए बी को मैंने इधर भेज दिया, तो यहां से ए बी भी गायब हो गया। तो ये हमने निकालना था। तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई 1/5, 1/5 तो 10 ऑप्शन सी। तो जब भी सम ऑफ रेसिप्रोकल्स या व्युत्क्रमों का योग आपसे बोले, तो आपके दिमाग को बस ऐसे चौकन्ना हो जाना चाहिए कि हो सकता है ये यूज किया हो, कि भाई उनका सम और प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल सकता हो। कैसे, देखो एक और आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूं। मान लो एग्जामिनर आपको ये बोलता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कॉम्प्लेक्स भी दे सकता है वो, इसकी तो रूट आप झट से निकाल लोगे, इससे कॉम्प्लेक्स भी दे सकता है जिसके आप रूट ना निकाल पाओ। और वो आपको बोले कि a एंड b, a और b इसके रूट्स हैं। ठीक है, a और b इसके रूट्स हैं, और वो फिर आपको बोले कि व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ a एंड b, a और b के व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो यहां पर पहले आप a निकालने की कोशिश करोगे, फिर b निकालने की कोशिश करोगे, मतलब उसकी रूट्स को निकालने की कोशिश करोगे, और उसके बाद 1/a प्लस 1/b करोगे, तो बिना वजह टाइम वेस्ट होगा। जब हमें पता है कि मैंने आपको ये चीज बता दी कि भाई इनके रेसिप्रोकल्स का सम, व्युत्क्रमों का जोड़ पूछ रहा है, तो हो सकता है हमें ये चीज जल्दी मिल जाए। तो ये चीज तो मिल ही मिला ही है हमें। दो इक्वेशंस की जो रूट्स होती हैं उनका सम, उनका जोड़ क्या होता है, उनका जोड़ होता है ये, इस वाली चीज से पता लगता है, ये मैं आपको इक्वेशन में बताऊंगा। तो जोड़ तो 5 है, उनका प्रोडक्ट, उनकी गुणा क्या होती है, वो 6 होती है 5/, से ये पता लग गया सीधा सीधा। ना मैंने ए निकाला ना बी। यहां पर हो सकता है आप बोलो कि ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2, ऐसे करके। तो इस इक्वेशन को मैं और कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं, है, इसको ऐसे ही बना सकता हूं जिसके रूट्स इरेशनल हैं। ठीक है, मैं आपको बोलूं x² माइनस 7x प्लस 15 इक्वल टू 0। इस केस में बताओ फिर क्या करोगे, फिर तो फंस ही जाओगे ना। क्लियर है, लेकिन सीधा सीधा आंसर निकलाएगा इस इक्वेशन का 7/15। ये इक्वेशन में भी आपको इक्वेशन कराऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई। इफ a% of x is equal to b% of y, then c% of y is what % of x। एक तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं x की परसेंटेज, यहां पर मैं लिख रहा हूं y की परसेंटेज। बिल्कुल सिंपल यूनिटरी मेथड है कि a% of x is equal to b% of y, कि x का a% y के b% के बराबर है। ठीक है, तो y का c% x के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो देखो इसको थोड़ा सा उल्टा लिख लेते हैं भाई। यहां पर मैंने लिख लिया y, यहां पर x, कि y का जो b% है, y का b% x के a% के बराबर है, x के a% के बराबर है। तो y का 1% x के a/b% के बराबर होगा। ठीक है, और y का c%, ये पूछ रहे हैं y का c% x के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो y का c% x के a/b इंटू सी इतने परसेंट के बराबर होगा, AC/b। तो AC/b ऑप्शन बी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया ना। अगर आप इस चीज को ऐसे डायरेक्टली देख पाए जैसे मैं देख रहा हूं, तो उस केस में तो बिल्कुल सिंपल हो गया, यूनिटरी मेथड से ही निकलाएगा। ठीक है, अदरवाइज दूसरे किस तरीके से कर सकते हो, दूसरा तरीका ही मैं आपको बता दूं कि a/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ इससे क्या पता लगता है, a/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू b/100 इंटू वाई। ठीक है, और यहां पर हमें निकालना क्या है, ये तो हमें पता है, हमें निकालना है c/100 इंटू वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। c% ऑफ वाई, c/100 इंटू वाई। तो बस ये चीज निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मेरे पास जो चीज अवेलेबल है ना, उसको मैं ऐसा बना दूंगा जो हमने निकालनी है। तो इस जगह मैं ऐसा ही बना रहा हूं, नीचे 100 है, ऊपर वाई है, हाँ है, यहां पर बस c लाना है। तो इस b को उधर भेज दो, तो b को मैंने उधर भेज दिया भाई, b चला गया। और ऊपर c लाना है, तो दोनों तरफ मैंने c से मल्टीप्लाई कर दिया, c से। तो ये चीज बन गई ना वैसी ही जैसी हमें चाहिए। तो बस ये आंसर है। यहां पर क्या है, यहां पर है AC/b और नीचे 100 भी है इंटू एक्स, मतलब कि AC/b% ऑफ x
ए सी अपॉन बी परसेंट ऑफ एक्स। ठीक है, उसी वे से ये है। अदरवाइज आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, तीसरा तरीका ही बताऊं कि ए परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ वाई, तो इससे एक्स रेशियो वाई पता लग जाएगा, मैंने आपको बताया ना। तो एक्स रेशियो वाई क्या हो जाएगा, बी अनुपात एक, एक्स अनुपात वाई। मैंने बताया ना, इन परसेंटेजेस को बदल दोगे जितने जितने परसेंट भी हैं। और देन यहां पर आपने क्या निकालना है, यहां पर आपने निकालना है सी परसेंट ऑफ वाई, सी परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू वट परसेंट ऑफ एक्स। तो यहां पर आपने वाई अनुपात एक्स बताना है। अगर देखो यहां पर सी परसेंट ऑफ वाई है, यहां पर परसेंटेज मतलब क्वेश्चन मार्क परसेंट ऑफ एक्स, यहां पर मुझे पता नहीं इसका कितने परसेंट होगा, तो क्वेश्चन मार्क को मैंने इधर लिख दिया, सी को इधर लिख दिया, समझ गए। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, जो भी एक्स के साथ आता वो मुझे पता नहीं, तो एक्स की जगह पर यहां पर सी है तो वाई की जगह पर क्या हुआ। ये सिंपल सी बात है कि अगर एक्स की जगह पर सी है तो वाई की जगह पर क्या हुआ। क्या बात कर दी, एक्स की जगह पर सी ही तो करना है ना इस रेशियो के अंदर, तो बी को उधर भेज दो, मैंने भेज दिया भाई बी को उधर, तो यहां पर क्या बच गया 1, लेकिन x की जगह पर c चाहिए तो इंटू सी कर दो दोनों साइड, इंटू सी। तो देखो उस छोटी सी कंसेप्ट से जो मैंने आपको बताया है कि भाई इनको ऐसे पलट के लिख सकते हैं, तो उससे भी आंसर हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट गोट 80% एंड 90% मार्क्स इन 2 टेस्ट। एक स्टूडेंट के दो अलग अलग टेस्ट के अंदर 80% और 90% मार्क्स आए। वट इज हिज एग्रीगेट परसेंटेज। तो देखो भाई ये पहला टेस्ट है, ये दूसरा टेस्ट है, इसके अंदर 80% मार्क्स आए, इसके अंदर 90% मार्क्स आए। तो जब तक आपको ये नहीं पता ना पहला टेस्ट कितने नंबर का है, दूसरा टेस्ट कितने नंबर का है, तब तक हम ओवरऑल परसेंटेज नहीं बता सकते। ऐसे मत कर देना 80 + 90/2, ये गलत हो जाएगा। हमें टोटल मार्क्स चाहिए ही चाहिए, बेसिक सी बात है। और इसी टाइप का कंसेप्ट मैंने आपको a = b + c वाले कंसेप्ट में कराया था। ठीक है, क्योंकि हो सकता है पहला टेस्ट 100 का हो, दूसरा 200 का हो, पहला 1000 का हो, दूसरा सिर्फ 2 नंबर का हो, ठीक है, या फिर 20 का हो। तो इस केस में आंसर क्या होगा, कैन नॉट से। हमें पता ही नहीं कि टेस्ट कितने कितने मार्क्स के हैं, तो एग्जैक्टली हमें ये नहीं चाहिए कि पहला और दूसरा जो टेस्ट हैं वो कितने कितने नंबर के हैं, ये नहीं चाहिए हमें। अगर सिर्फ रेशियो भी मिल जाए तो भी बात बन जाएगी, मतलब कि टोटल मार्क्स कितने हैं पहले टेस्ट के और दूसरे टेस्ट के, मैक्सिमम मार्क्स जिसको बोलते हैं कि कितने नंबर का टेस्ट हुआ, उसका रेशियो भी मिल जाए तो बात बन जाएगी। स्टूडेंट गोट 70%, 80% एंड 90% मार्क्स इन 3 टेस्ट। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उसके अंदर ये रेशियो गिवन नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये रेशियो गिवन है। तो यहाँ पर मैं इसको आपको 2 तरीकों से करके दिखाता हूँ कि 3 टेस्ट हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3। ठीक है, और इन तीनों के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उनका रेशियो क्या है, 1:2:3, 1:2:3। एक में 70%, एक में 80%, एक में 90%। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, जैसे मैंने आपको बताए थे ऊपर क्वेश्चन, उसी वे का इसमें मैं यूज करूंगा। वैसे तो वेटेड एवरेज का यूज कर रहा हूं, वो मैं आपको करवाने वाला हूं। 1:70, 1:70 तो 70 ही आया, 2:80 मतलब कि 160, 3:90 मतलब कि 270, डिवाइडेड बाय 1+2+3। बस इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको एक बार देख लेते हैं भाई। 200 और एक 300, 300 और 140, 440, 500/6, तो ये हो जाएगा 83.33%, 83.33%, ऑप्शन सी। डन। अब दूसरे तरीके से बता देता हूं, देखो हमें पता है टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 के जो मैक्सिमम मार्क्स है उनका रेशियो क्या है, 1:2:3 है। तो या तो आप इनको मान सकते हो 100, 200 और 300, या 10, 20, 30 भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टेस्ट 1 में 100 का 70%, तो 100 का 70% 70, 200 का 80%, तो 80 का डबल होगा। परसेंट का क्या मतलब है, 100 में से 80, तो 200 में से कितने, 160, 100 में से 90 है तो 300 में से कितने, 270, 3 गुना हो जाएगा। तो भाई टोटल टेस्ट कितने नंबर के हैं, यहां पर हमें दिख रहा है टोटल हैं 600 के, और ये नंबर कितने आए, नंबर आए भाई 500। तो भाई 500 600 का कितने परसेंट है, 5/6 दिख रहा है ना, 5/6 क्या होता है, 83.33%। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। अब ये क्वेश्चन करते हैं अगला।
ए बॉय टुक टू टेस्ट इन विच द मैक्सिमम मार्क्स आर सेम। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो दे दिया है 1:1, उसने सेम बता दिया। द रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन दीज टू टेस्ट आर 3:5। तो जो टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है, इन दोनों के मार्क्स का रेशियो है 3:5। ठीक है, अगर इसमें 3 है तो उसमें 5 है, ऐसे बता दिए हैं। इफ ही गेट्स 70% ऑफ टोटल इन दीज टू टेस्ट, तो दोनों टेस्ट के अंदर उसको 70% मार्क्स आए। ठीक है, इनकी परसेंटेज भी उसने बता दी कि भाई 70% आए। तो एक बात तो आपको पता हो जानी चाहिए कि अगर मैक्सिमम मार्क्स उसने सेम बताए हैं, अगर मैक्सिमम मार्क्स उसने सेम बताए हैं 1:1, तो दोनों की अगर एवरेज निकालनी है तो हम सिंपली एवरेज निकाल सकते हैं कि भाई उसमें 3 नंबर आए, वैसे 3 नंबर नहीं आए, मैं रेशियो की बात कर रहा हूं। वैसे तो इसमें 3x, इसमें 5x, ऐसे आप सोच सकते हो। इसमें 3x आए, इसमें 5x आए, डिवाइडेड बाई 2, तो 8x बाई 2, 8/2 4x। तो एवरेज जो मार्क्स हैं वो 4x होंगे उसके। एवरेज कितने मार्क्स आएंगे उसके? 4x। ठीक है, और एग्जामिनर क्या बोल रहा है? एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई 70% आए। तो मुझे ये पता है कि ये जो 4x है ये किसके बराबर है? ये बराबर है 70% के। 4x 70% के बराबर है। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं ये भी निकाल पाऊंगा कि भाई 3x कितना परसेंट है? क्यों नहीं निकाल पाऊंगा? निकाल पाऊंगा ना। 4x की वैल्यू पता है तो 3x की वैल्यू पता लग जाएगी। लेकिन ये परसेंट में पता लगेगी कि पहले टेस्ट में कितने परसेंट आए। 5x की वैल्यू भी आ जाएगी कि भाई कितने परसेंट आए। लेकिन ये सब परसेंटेज में पता चल रहा है कि इतने परसेंट आए। हमें मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो तो पता है, लेकिन यहां पर एग्जैक्टली नहीं पता कितने नंबर हैं। तो परसेंटेज वगैरह तो सब कुछ बता सकते हैं ओवरऑल परसेंटेज तो 70 उसने बता ही दी। लेकिन यहां पर उसने पूछ क्या लिया? यहां पर उसने पूछ लिया फाइंड द डिफरेंस ऑफ हिज मार्क्स इन दीज टू टेस्ट। इन दोनों टेस्ट के अंदर डिफरेंस, एग्जैक्ट डिफरेंस, अंतर पूछ लिया उसने। तो देखो भाई, सब कुछ हम हमारे पास परसेंटेज में है, परसेंटेज में पूछता तो बता देते, ये डिफरेंस नहीं बता पाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट मार्क्स हमारे पास नहीं है। तो अगर वो आपसे एग्जैक्ट चीजें पूछेगा यहां पर, इस टाइप के केस में, ऐसे रट मत लेना। मेरे को ये डर रहता है कि स्टूडेंट रट ना ले। केस को समझा करो कि यहां पर हमारे पास डेटा परसेंटेज में है, इसके कितने परसेंट है वो भी निकाल सकते हैं, इसके कितने परसेंट है वो भी निकाल सकते हैं ओवरऑल परसेंटेज भी हमारे पास है। लेकिन हमें मैक्सिमम मार्क्स पता ही नहीं, फिर एग्जैक्ट थोड़ी बता पाएंगे और एग्जैक्ट डिफरेंस भी नहीं बता पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप पढ़ोगे, थोड़ा सा लिखोगे, फिर पता चलेगा क्या कैन नॉट से। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चंस आर डिवाइडेड अमंग 2 सेक्शंस। ठीक है, सच दैट द फर्स्ट सेक्शन कंटेन 50% मोर क्वेश्चन देन द सेकंड सेक्शन। तो भाई 100 क्वेश्चन है, एक तो फर्स्ट सेक्शन है, एक सेकंड सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में 50% क्वेश्चन ज्यादा है किससे? सेकंड सेक्शन से। तो भाई रेशियो पता चल गया। रेशियो क्या है? 2:3। 2 से 50% ज्यादा 3 होता है, ये पता है ना। 2 का 50% होता है 1, और 2 से 1 ज्यादा होता है 3। तो 3:2 रेशियो है। तो 100 को 3:2 रेशियो में तो आप बांट ही लोगे इस अनुपात में। 3 और 2 5, 5 से इसको डिवाइड करो 20, तो 20 दिए 60। पहले सेक्शन में 60 और 20 दूनी 40, दूसरे सेक्शन में 40 क्वेश्चन है। इन ईच क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट सेक्शन इफ कैरीज 2 मार्क्स, पहले सेक्शन का हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो मतलब कि पहला सेक्शन 120 नंबर का है। एंड ईच क्वेश्चन ऑफ सेकंड सेक्शन कैरीज 5 मार्क्स, मतलब कि दूसरा सेक्शन ओवरऑल 200 नंबर का है, पहला 120 नंबर का है। तो भाई दोनों मिलाकर कितने नंबर के हैं? 320 नंबर के हैं। ऑप्शन बी, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द टेस्ट उसने पूछा। ठीक है, परीक्षा के कुल अंक। द आउटर सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल वाटरमेलन, तो एक तरबूज है भाई, ठीक है, और स्फेरिकल है, गोलाकार है। इज ग्रीन, वैसे तो अंडाकार तरबूज स्वाद होता है काफी। इज ग्रीन एंड इनर पार्ट इज रेड, तो बिल्कुल बेसिक सी बात है, तरबूज बाहर से हरा अंदर से लाल होता है। इफ दिस वाटरमेलन इज कट एट द मिडल टू फॉर्म 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट्स, तो जब आप किसी तरबूज को काटोगे तो इस तरह से 2 बन जाएंगे, इस तरह से। ठीक है, और ये वाला पार्ट तरबूज का लाल होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट तरबूज का हरा होगा। बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये वाला पार्ट हरा होगा। ठीक है, तो यहां पर उसने पूछा क्या है? यहां पर उसने ये पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर, हर एक हेमिस्फीयर के बारे में पूछ रहा है। तो भाई एक हेमिस्फीयर को मैं हटा दूं,
एक है, बिकॉज दोनों जो हेमिस्फीयर है वो एक जैसे ही है, एक से बता दूंगा तो पता लग जाएगा। तो व्हाट परसेंट ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर पार्ट इज रेड। तो इसके लिए बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। तो देखो पूरे सफियर का जो पूरा एक गोला होता है इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr²। अगर ऐसे इसको आधा काटोगे, ठीक है, तो ऊपर वाले का बच जाएगा 2πr² और नीचे वाले का बच जाएगा 2πr²। तो ये जो हरा हरा है इसका एरिया है 2πr²। लेकिन जब हम काटते हैं तो बीच में एक नया सर्कल बन जाता है। जब हम काटते हैं, पहले तो ये लाल लाल हिस्सा नहीं दिख रहा था, तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो मतलब कि 1πr²। तो वो ये पूछ रहा है कि जो लाल वाला पोर्शन है वो कितने % है। तो भाई देखो इसका टोटल जो एरिया है ना, टोटल एरिया है 3πr²। 2πr² किसका, हरे वाले का, 1πr² लाल वाले का, तो टोटल है 3πr²। और 3πr² में से 1πr² लाल है, 3 में से 1 लाल है, मतलब 33.33%। इस क्वेश्चन को तो आपको देख के बता देना चाहिए था, ऐसे सोचते था। ए बैग कंटेन्स सम गोल्ड कॉइन्स एंड सम सिल्वर कॉइन्स इन रेशियो 3:2। ओके, कुछ गोल्ड हैं, सोने के सिक्के हैं, कुछ चांदी के सिक्के हैं। द कॉस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों की कीमत 4000% ज्यादा है, 4000% मोर। तो देखो भाई, अगर सिल्वर के सिक्कों की कीमत 100% है तो गोल्ड के सिक्कों की कीमत 4100% होगी, 4100% होगी, है ना। 4000% ज्यादा मैंने कर तो दिया, तो हमें सिर्फ इनका रेशियो चाहिए, सिर्फ रेशियो 41:1। ये हमें इनका रेशियो मिल गया, इनकी कीमत का रेशियो, ठीक है। अगर सिल्वर के सिक्के की कीमत 1x है तो गोल्ड के सिक्के की कीमत 41x है। इफ द कॉस्ट ऑफ ऑल द कॉइन्स इन द बैग इज 2.2 लाख, और सारे सिक्कों की कीमत 2.2 लाख है, एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग इज 20, और बैग में कुल सिक्के 20 हैं। तो भाई 20 को 3:2 में तोड़ सकते हो, 3:2 तोड़ सकते हैं, 3 और 2 5 होता है, 5 का 4 गुना है ये 20, तो दोनों को 4 गुना करते हैं, 4 × 12, 4 दूनी 8। 12 सिक्के गोल्ड के हैं और 8 सिक्के सिल्वर के हैं। तो बस भाई टोटल कीमत बताई है, और हमें पता है ये तो नंबर ऑफ सिक्के हैं और ये इनकी कीमत है, ये इनकी कॉस्ट है, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ओवरऑल कितने मूल्य के हैं। तो 12 × 41 कर दूं एक बार, 12 × 12, 12 × 4 48, और एक 492x प्लस 8 × 8x इज इक्वल टू 2.2 लाख। तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूं, ये हो गया 2.2 लाख। तो ये हो गया भाई 500x इज इक्वल टू इतना। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 500 से, और हमें पूछा क्या है, जरूरी नहीं होता हर बार x की वैल्यू पूछी है, देख लेते हैं एक बार। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच गोल्ड कॉइन, तो भाई सिल्वर कॉइन की कीमत है x, गोल्ड कॉइन की कॉस्ट है 41x, तो इंटू 41x की वैल्यू आ गई। बस इसको सोल्व कर लो, बात बन गई। 500 दूनी 1000, और जब भी मुझे 22 दिखता है तो मैं उसमें से 2 खींच के उसको 11 बना देता हूं, ऐसे मन मन में है, और 11 को अलग से रख देता हूं, 11 की मल्टीप्लिकेशन फास्ट कर सकता हूं मैं इसलिए। तो 2 और 2 कितना होता है 4, और 4 × 41 कितना होएगा 164। इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। वैदिक मैथ की वीडियो देख लेना मेरे यूट्यूब पे जो डाली है, 4 0 7 8 और एक और 0, तो ये हो जाएगा 18040। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 18% ऑफ ए प्लस 15% ऑफ बी, तो एक बार मैं इनको लिख लेता हूं भाई। 18% ऑफ ए प्लस 15% ऑफ बी, बी का 15% प्लस सी का 19% इज इक्वल टू बराबर है 17%। किसका 17%, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये जो a प्लस बी प्लस सी का 17% है, या तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, और मन मन में आप इसको ऐसे देख सकते हो कि 17% ऑफ ए प्लस 17% ऑफ बी प्लस 17% ऑफ सी। समझ में आया कि 17% है a प्लस बी प्लस सी का, 17% को अंदर भेजूंगा, तो इसको ऐसे वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती अगर आप खुद ऐसे मेंटली देख पाते तो, लेकिन यहां पर हेल्प के लिए मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब ये इसके बराबर है। अब देखते हैं क्या है। इफ
a माइनस बी इज इक्वल टू 500, a माइनस सी इज इक्वल टू 3400, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? तो एक बार मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं भाई, ठीक है। तो एक बार अब मैं क्या करता हूं, इस 17% ऑफ a को मैं इधर भेज रहा हूं, इधर 18% ऑफ a, उसमें से घटाऊंगा 17% ऑफ a, तो क्या बच जाएगा 1% ऑफ a, ठीक है। इस 15% ऑफ b को मैं इधर भेज रहा हूं। मैं उधर क्यों भेज रहा हूं इसको? बिकॉज ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 15% को इधर भेज दूंगा तो 17 में से 15 गए, 2% ऑफ b। ये जो 17% ऑफ c है, इसको मैं इज इक्वल टू के उधर भेज रहा हूं। 19 में से 17 गए प्लस 2% ऑफ c, 19 में 17 गए 2, तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब देखो यहां पर हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में दिमाग लगा के कि भी कैसे सोल्व करें, इस चीज का क्या फायदा उठा सकते हैं। तो मेरे पास है भाई a माइनस बी, तो यहां से a माइनस बी किसी तरह बन नहीं रहा, b को इधर लेके आऊंगा तो देखो मान लो मैं इसको इधर ले आऊं तो 1% ऑफ a माइनस 2% ऑफ b, तो कुछ भी कॉमन आएगा नहीं, चलो छोड़ो। a माइनस सी है तो भाई a माइनस सी भी नहीं बन रहा, a प्लस सी है, लेकिन b माइनस सी बन रहा है। देखो कैसे कि b के साथ 2% है, c के साथ 2% है, अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो ये जो 2% है ये कॉमन आ जाएगा और b माइनस सी बन जाएगा, यहां पर बन रहा है। तो 1% ऑफ a का 1%, b और c, b माइनस सी इनके अंतर का 2% है, b और c के अंतर का। तो किसी तरह आप b माइनस सी निकाल सकते हो, b माइनस सी निकाल सकते हैं भाई। कैसे? जो ये वाली इक्वेशन है ना, जो ये पहले वाली इक्वेशन है, इसमें से ये घटाओगे। अब देखो, अब आपके दिमाग में अगर ये आए, ऐसे बिल्कुल भी मत डरना कि मैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, मेरे को एकदम से स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर कोई भी पहली बार करेगा, किसी को भी स्ट्राइक नहीं करेगा एकदम से, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कंसेप्ट अच्छे हैं तो अच्छे कंसेप्ट वाला थोड़ा टाइम लगाकर कर देगा, जिसके अच्छे नहीं है, नंबर क्रंचिंग अच्छी नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगाकर भी नहीं कर पाएगा या फिर थोड़ा सा और ज्यादा लगाकर कर देगा, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए हमें टाइम निकालना होता है, ठीक है। प्री के अंदर, एसएससी के प्री के अंदर तो आपको बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इस टाइप के क्वेश्चन से भी। अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर क्वांट के 25 क्वेश्चन हैं, कर तो 25 के 25 सकते हैं हम, लेकिन जब आप प्री का एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो हमें पहले ही राउंड में 25 नहीं करने। अगर पहले राउंड में आपने 18 क्वेश्चन भी कर दिए, ठीक है, और 7 क्वेश्चन पहले राउंड में नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे राउंड में इनको कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपने सिर्फ 18 क्वेश्चन किए, लेकिन ये 18 क्वेश्चन 12 मिनट में कर दिए, क्योंकि ये सारे वो वाली चीजें हैं जो आपने पहले देखी हैं, बार बार सोल्व की हैं। टेस्ट में मैं आपको बिल्कुल रिलेवेंट चीजें करा रहा हूं, तो 12 मिनट में भी कर दोगे आप 18 क्वेश्चन। लेकिन एक दूसरा बंदा है, आपने 12 मिनट में 18 किए, फिर इन 7 क्वेश्चन को तो आप कर दोगे, 7 क्वेश्चन को भी तोड़ लेते हैं 5 और 2, तो इन 5 क्वेश्चन को पक्का आप 7 मिनट में कर दोगे, तो 7 और 2 19 मिनट में आप क्वांट को कर रहे हो। लेकिन एक दूसरा बंदा है जो पूरे 25 क्वेश्चन टारगेट कर रहा है और वो वहां पर क्या कर रहा है, वो वहां पर 30 मिनट ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि उसने स्ट्रेटजी अच्छी नहीं बनाई। तो कहां उसने 30 मिनट में 25 के 25 कर दी है, लेकिन कहां आप 19 के 20 लगा दो, कहां आप 20 मिनट में 2 क्वेश्चन ही तो कम किए, उसने 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए। अब आप क्या करोगे? आपने 10 मिनट बचा लिए, आपके दिमाग में टेंशन बचेगी नहीं, आप दूसरे सेक्शन पर कूद गए, दूसरे पर कूद गए, फिर ये जो 10 मिनट बचे हैं ये आपके पास ही हैं, कोई पड़ोसी नहीं छीनने वाला इन 10 मिनट को। बाद में आप भी करोगे वो 2 क्वेश्चन, हो सकता है ऐसा करने वाले बंदे मार खा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, टाइम कम बच जाता है, आप नहीं हड़बड़ाओगे। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ चलना है कि पहले राउंड में तो सिर्फ उन क्वेश्चंस को हाथ लगाएंगे जो हमें आते हैं, जो हमें पता है। दूसरे राउंड में ये अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। दूसरे राउंड में उन क्वेश्चंस को हाथ लगाएंगे जिन पे हमें डाउट था कि भाई शायद निकाल लूंगा या पता नहीं निकाल पाऊंगा, उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? ये वो क्वेश्चन है जो सेकंड राउंड में हम करेंगे या थर्ड राउंड में जो हम करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा b माइनस सी, जो कि हो जाएगा भाई 3400 में से 500 गए 2900, तो b माइनस सी की वैल्यू मुझे मिल गई 2900, और b माइनस सी का 2%, 2% कितना भाई? तो भाई 1% 29 है, तो 2% 58 होएगा। तो a का 1% 58 है, 1% 58 है, तो 100% कितना होगा? 100% मतलब कि खुद a, तो भाई खुद a हो जाएगा 5800।
तो बस अब कुछ नहीं चाहिए, अब ए की वैल्यू आ गई तो बी और सी की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। ये हमें ये इक्वेशन पता है ना, ये इक्वेशन कि भाई ए में से बी को घटाते हैं तो 500 आता है, तो ए से बी 500 छोटा है, तो इसमें से 500 घटा रहा हूँ, बी की वैल्यू आ गई 5300। और भाई ए में से सी को घटाता हूँ तो 3400 आता है, तो ए से 3400 छोटा सी है, तो इस 5800 में से 3400 घटा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 2 4 2400। और एग्जामिनर ने पूछा क्या, एग्जामिनर ने पूछा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और बहुत रेयर है एसएससी में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा भाई, 5 और 5 10 और 2 12 8 और 4 12 1500, तो 12 और 1500 13500, ऑप्शन सी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इन ए मैटरनिटी सेंटर 5% ऑफ ऑल चाइल्ड बर्थ केसेस रिजल्ट इन ट्विंस। तो भाई जितने भी जन्म होते हैं ना, उन जन्मों में से 5% ट्विन जन्म होते हैं। तो मान लो 100 जन्म हुए, मैं 100 बच्चे नहीं बोल रहा, चाइल्ड बर्थ केसेस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 5% शिशु जन्मों, मतलब जितने भी जन्म होते हैं, मान लो 100 जन्म होते हैं, तो इनमें से 95% जो जन्म होते हैं उनमें तो सिंगल बंदा पैदा होता है, और इनमें से 5% जो जन्म होते हैं उनमें ट्विन पैदा होते हैं। ट्विन का मतलब है जुड़वा। तो मान लो 100 जन्म हुए तो 95% सिंगल पैदा हुए, मतलब कि 95 बच्चे पैदा हुए, और जो 5% ट्विन के केसेस हैं उनमें 5 बंदे पैदा नहीं हुए। जो 5% ट्विन के केसेस हैं उनके अंदर मेरे भाई 5 + 5 10 बंदे पैदा हुए, क्योंकि जुड़वा जुड़वा है ना। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट ऑफ ट्विन्स आउट ऑफ टोटल चाइल्ड बोर्न। तो टोटल चाइल्ड 100 जन्म होते हैं तो 105 बच्चे बोर्न होते हैं, और उसमें से 10 जुड़वा होते हैं, तो 105 में से 10 होते हैं। तो एक तो ये बेसिक सी बात है कि अगर 100 का 10 जो है वो 100 का 10% होता है, तो 105 100 से बड़ी वैल्यू है, तो 105 का 10% नहीं होएगा, ठीक है। 105 का कम परसेंट लेकर ही 10 बन जाएगा, थोड़ा सा कम लेकर 9.5। अगर ऐसे समझ में नहीं आया, डरने की बात नहीं है भाई, कई मेथड होते हैं समझाने के। देखो 105 का 10% कितना है, 105 का 10% है 10.5, तो भाई 10% 10.5 है, मतलब ये जो 10.5 है ये 10% है, तो 10 जो है वो 10.5 से थोड़ा सा छोटा है ना, तो 10% से थोड़ा सा कम परसेंट में ही 10 मिल जाएगा, 10% से थोड़ा सा कम, ऑप्शन सी। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट इसके बाद आपको मिलेगा, कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट 2, उसको अटेम्प्ट करो। उसके जो क्वेश्चंस हैं उसका एक राउंड दो, ठीक है। हो सकता है कई क्वेश्चन आपसे ना निकले, कई क्वेश्चन पहले राउंड में निकल जाए, फिर सेकंड राउंड दो, ठीक है। जो क्वेश्चन पहले राउंड में नहीं निकले थे वो सेकंड राउंड में निकलेंगे कई हैं, फिर भी कुछ रह जाएंगे, उसको थर्ड राउंड दो, फिर भी नहीं बनी बात कुछ क्वेश्चंस की, फिर मेरे सॉल्यूशन देख लेना है। और जो कंसेप्ट बिल्डिंग टेस्ट 2 है इसकी तो बेसिक से मेरी सारी वीडियो देख लेना। तो उसमें मिलते हैं, बाय बाय।